ऐसे पुलिस वालों का परिवार फलता नहीं है जो मेरे को भरी क्लास में टीचर ने कह दिया था इंग्लिश की कि तेरे से तो 12th पास भी नहीं हुई। जीएस कैसे तैयार करी भाई। 10 पेज में मेरी इंग्लिश खत्म थी। लेकिन कुछ बच्चे जो बेचारे थोड़े से मार्जिन से रह गए, वो आगे कैसे अपने आप को मोटिवेट करके तैयारी कर पाए। फ्रेश माइंड में तमीज से बैठो। अगर आप सोचोगे कि बाद में कर लूंगा, वो बाद कभी नहीं आती है। नमस्ते भाई, एसएससी सीपीओ 2024 का रिजल्ट आया है बहुत लंबे इंतजार के बाद। बहुत बड़ा संघर्ष रहा बच्चों का। ट्विटर अभियान भी हुए, फिजिकल प्रोटेस्ट भी हुआ, तब बच्चों का रिजल्ट आया। और फाइनली जो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चों के लिए खुशी की बात है। उनकी जो मेहनत है सफल हुई है। मात्र 5300 पोस्ट थी और उसमें लगभग 170-180 पोस्ट थी दिल्ली पुलिस के लिए थी एसएससी सीपीओ में। उसमें हमारे आदित्य सोलंकी भाई जो द्वारिका के पास ही एक शाहबाद गांव है, वहां से दिल्ली पुलिस एसआई बने हैं अपने दूसरे अटेम्प्ट में। और इनकी ऑल इंडिया रैंक थी 36 रैंक थी। और जैसे ही ये मिलने के लिए आए, मैंने देखते बता दिया ये तो दिल्ली पुलिस एसआई कोई चलता हुआ आ रहा है। कि इनकी पर्सनैलिटी डोले शोले देख रहे हो, है ना, बहुत ही बढ़िया है और अच्छे लग रहे हो भाई। थैंक यू और मुझे लग रहा है कि आप काम भी बहुत बढ़िया करोगे। हाँ जी सर। दिल्ली पुलिस एसआई में जाके मैं बताऊं, बहुत ही, हालांकि मैं चीज सजेस्ट नहीं करूंगा किसी बच्चे को। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका एक प्रॉपर प्राइम टारगेट होता है कि मुझे यही करना है, ये अचीव करना है और मैं कर लूंगा, मैं इसी के लिए बनाऊं, मेरे में इतनी काबिलियत है। इन्होंने कोई सीजीएल सिचल इस पे कोई फोकस नहीं, सीपीओ की तैयारी करनी है और सीपीओ में भी स्पेशल दिल्ली पुलिस ही बनना है, क्योंकि भाई की पर्सनैलिटी ऐसी है। और इन्होंने वो चीज करके भी दिखाई अपने सेकंड अटेम्प्ट में। ऑल इंडिया रैंक 36 जो बड़ी बात है। हालांकि इनका और बेटर करने की उम्मीद थी कि इनकी एक 1 या 2 डिजिट रैंक आएगी, पर फिर भी जो भी है, जो भी सिलेक्ट हुए सब इक्वल ही है। सैलरी सबकी बराबर आनी है, चाहे रैंक कुछ भी हो। हाँ जी। तो कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई भाई? ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? सर मैंने बीटेक करी है ग्रेजुएशन में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो उसमें तो मैं इतना फिर पढ़ाई से ओरिएंटेड नहीं था कि क्या कहते हैं, इसमें ऐसे मेरे को आगे क्या करना होगा, कि इसमें प्राइवेट सेक्टर में ही जाना है, क्या करना है, बस कर रहे थे जो सजेस्टेड थी वो डिग्री कर रहे थे। पर जब लास्ट में बिल्कुल एंड एंड आता रहा कि फिर प्लेसमेंट में भी बैठने लगे कि प्राइवेट में कर लेते हैं, एक दो कंपनी के वो भी आए ऑफर लेटर्स वगैरह, ये प्लेसमेंट राउंड सारे क्लियर करके फिर मेरे को लगा नहीं ये तो नहीं करनी चाहिए। फिर जब ग्रेजुएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी फिर मैंने सोचा कि नहीं, जो मेरी पहले थिंकिंग थी, जैसे किसी ने मेरे से पहले भी पूछा हुआ था कि अगर तेरे को करना हो तो तेरी मतलब माइंड में यूँ होता है ना टारगेट, आपका क्या बनोगे, आप वो करोगे। तो मैं ऐसे सोचता था यार दिल्ली पुलिस में लग जाएंगे, पुलिस की नौकरी तो थोड़ी वैसे ऐसे लुक्रेटिव लगती थी कि हाँ ये अच्छी है तो ये कर लेंगे। और फिर वो जब बिल्कुल ऑन पॉइंट था यार कि या तो तुम ये कर लो प्राइवेट जॉब कर लो या फिर ये कर लो, तो मेरी जो मन की चाह थी मैं इस पे वो लग गया था। 2023 में मार्च के अराउंड मैंने स्टार्ट करा था। अच्छा। और अक्टूबर में, शायद सितंबर अक्टूबर में पेपर था। मैं 6-7 महीने है, 6-7 महीने में कर लेते हैं, दिल्ली पुलिस निकाल देंगे। तो सर फिर मैं क्या कहते हैं, मैं मुखर्जी नगर गया। मैं वहाँ पे कुछ महीने रहा। मैंने ऑफलाइन कोचिंग वगैरह भी ली, मतलब कि मैंने जो जनरलाइज बैच होता है वो ले लिया। उसे भी कुछ ही महीने करा, मगर खुद कर लेंगे क्योंकि जल्दी करना है, वो तो पता नहीं कितने टाइम में कराएंगे, मगर नहीं जल्दी करना है, जल्दी करना है। फिर क्या कहते हैं, बहुत वो हो गया एकदम से, सारा सिलेबस 6-7 महीने में नहीं कवर होता है। जो नया बच्चा है सर, मैं ऐसे ही उसका था कि इतने पढ़ने वाला है उसमें नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं। क्या कहते हैं, मेरी तो बैकलॉग्स भी थी, 8 से 10 बैकलॉग्स थी मेरी इंजीनियरिंग में। हाँ मेरी भी 2 थी भाई। हाँ। मतलब मैं डिटेन में ज़्यादा था। मैं पहले सेमेस्टर में वो नहीं लेता था, क्या कहते हैं, क्लासेस वगैरह नहीं लेता था। 16% अटेंडेंस, 6% अटेंडेंस, डिटेन हो गए। फिर उसमें कुछ बैकलॉग्स भी आ गए, पहले दूसरे तीसरे सेमेस्टर में भी बैकलॉग थी। अच्छा। तीसरे सेमेस्टर में थोड़ा यूँ था कि पूरी क्लास की थी एक सब्जेक्ट में तो उसमें थी। फिर वो बैकलॉग्स भी क्लियर करना, फिर बस जस्ट पास वाला कैटेगरी था। 12th में भी 10th में भी इतना कुछ नहीं था खास में। 12th में भी 60% के अराउंड बस जस्ट पास वाला ओरिएंटेड था। मतलब इतना पढ़ाई में था ही नहीं। फिर पढ़ने लग गया तो फिर खींच के ही वो पूरा करने लग गया। तो क्या कहते हैं, वो 6-7 महीने फिर मैंने प्रिपेयर करा था 2023 के अटेम्प्ट के लिए। तो क्या कहते हैं, फिर सिलेबस ही कवर नहीं हो पाया बिल्कुल। जब लास्ट का यूँ 1 महीना आ गया ना, जब हाथ पैर यूँ हो गए कि यार सिलेबस भी कवर करना होता है, मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, ये तो मेरे को पता ही फिजिकल था। भी है। हाँ, फिजिकल तो हो जाता है, इतना वो नहीं था। फिजिकल की भी अलग स्टोरी है मेरी थोड़ी।
क्या कहते हैं, फिर 1 महीना मैंने जस्ट 3-4 हफ्ते पहले थे उसका प्री से पहले मैंने किसी तरह वो करा, क्या कहते हैं, अपना सिलेबस पूरा करा। जैसे जैसे टूटा फूटा जैसे भी होता है, क्योंकि 6-7 महीने में मेरे पता नहीं औरों के बस की होगा, मेरे नहीं था एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से। फिर मैंने करा, फिर मैंने मॉक वगैरह दिए, फिर मैंने वो पहला अटेम्प्ट दिया था, कुछ मैं बीमार भी हो गया, यहाँ से कानपुर जाना, वो होता है ना नया नया, पहला पहला इंपॉर्टेंट पेपर दोगे, दूसरी कानपुर जाओगे, इतना दूर करोगे, ये करोगे। फिर उसकी प्री की कट ऑफ थी 138, मेरे 135 मार्क्स थे। प्री नहीं निकला? प्री नहीं निकला मेरा। तो मैं बहुत निराशा हुई होगी। मैं तो ऐसे डिप्रेशन में, मगर ये मेरे साथ क्या हुआ। और मैं कहीं बाहर जा रखा था, क्योंकि यूँ होता है ना, प्री दे दोगे उसके बाद तुम्हें फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, कोई फिजिकल जस्ट सेकंड स्टेप है। तो मैं कहीं बाहर था, मेरे दोस्त वगैरह का फोन आया कि कहाँ है तू? कहता अच्छा, कहता आराम से पहले यहाँ आ जा तू। मेरा एक दोस्त भी था वहाँ पे, मतलब हमें बात नहीं करते, कोचिंग में साथ में जाते थे। तो कहता तू यहाँ आ जा, तू आराम से आ जियो, बका तू यूँ बता क्या हुआ? फिर वो कहता नहीं हुआ। फिर सर मैं तो ऐसे डिप्रेशन में कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो इतनी ज़्यादा मैंने बहुत बहुत मेहनत करी, मतलब शुरुआत में तो इतने 1-2 महीने तो यूँ होता था, सिलेबस समझने में ही लग जाते हैं। पर उसके बाद थोड़ा यूँ बहुत मेहनत करी, लाइब्रेरी में सारे यूँ रखते ये क्या पढ़ रहा है? वहाँ पे लाइब्रेरी में यूपीएससी वाले भी आ रखे हैं, यूँ भी आ रखे हैं। मैं तो सुबह से शाम, सुबह-सुबह आके बैठ जा रहा हूँ, रात-रात को उठ के जा रहा हूँ, बहुत वो था। फिर क्या कहते हैं सर मैं तो वहाँ से ऐसे बिल्कुल डिप्रेशन में कि ये क्या हो गया। फिर मैं, उस लड़के ने मेरे को सही गाइड दिया, क्योंकि मैं वहाँ पे अकेला रह रहा था। उसने मेरे को कहा तू अपने घर जा, चाहे तेरा कुछ हुआ तू घर जा, यहाँ पे रहेगा तो तू पागल हो जाएगा, तेरा दिमाग चल जाएगा। फिर सर मैं घर चला गया। फिर मैं 2-3 दिन यूँ ही रहा कि क्या करूँ, क्या करूँ? फिर मैं चुपचाप रात में गया क्योंकि 24 घंटे की लाइब्रेरी खुलती है। रात में 12-1 बजे गया, सारा सामान उठाया, अपने घर आ गया। मगर मेरे से किसी से बात नहीं हुई कि कोई, क्योंकि वहाँ पे बच्चे थोड़ा देख रहे थे कि हाँ पढ़ रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, यूँ कर रहा है, इसका कैसे नहीं होगा? फिर मैं कहा यार मेरे से ऐसे जवाब नहीं दिए जाएंगे, प्री क्लियर नहीं हो रहा है, यूँ क्यों नहीं हो रहा? फिर सर मैं घर आ गया था। फिर घर के बाद मैंने 24 की तैयारी शुरू कर दी, फिर 24 वाले अटेम्प्ट दिया था, जिसमें 36 रैंक आई है। इसमें प्री में कितने स्कोर बना? सर मेरा 171 समथिंग, 171-67 ऐसे कुछ। अच्छा। हाँ जी। तो फिर 2024 में पहले तो आपने मुखर्जी नगर में 6-7 महीने बिताए। 6-7 महीने का था। फिर 2024 की तैयारी घर पे आके ऑनलाइन करी कैसे? सर मैंने वहाँ पे कुछ महीने करी, और बीच में मैंने आपका बैच ले लिया था, आपसे पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने वहीं पे। मैंने जितना मेरे को लगा था थोड़ा बहुत, मैंने उतना ही करा था, बाकी मैंने आपसे शुरू कर दिया था, मैंने नहीं करा था वहाँ का ज़्यादा। आपकी सर पेस अलग है, आपका वो पढ़ाने का, सर मेरी आपकी ट्यूनिंग बहुत तगड़ी बैठ गई थी। आपका जो ओरिएंटेशन है ना, बच्चों को खींच के लेना और जिस स्पीड में पढ़ाना, उसकी वो ट्यूनिंग के ऊपर ही हो गया। अगर मैं किसी और एग्जाम के लिए भी बैठूंगा तो मैं आपसे ही पढ़ूंगा, क्योंकि ट्यूनिंग इतनी बैठेगी। क्या कहते हैं, आप ये वीडियोस वगैरह कराते हो, इन्हें फास्ट पेस पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना साथ में, ये वो मैं आपसे ही पढ़ सकता हूँ सर, मेरे से और किसी से पढ़ा नहीं जाएगा मैथ वगैरह। नहीं, वो तो अच्छी बात है। तो बैच से पढ़ते थे, उसके बाद यूट्यूब पे जो कंटेंट आता था वो भी पूरा देखते हाँ थे? जी सर, मैंने आपके सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे, मगर जिस पे भी नई वीडियो आ गई, जहाँ से भी प्रैक्टिस का आ गया वो हुआ। सर मेरा थोड़ा अलग है, जो बाकी टॉपर्स करते हैं, क्या कहते हैं, बैच कर लिया, उसको मतलब उनकी थोड़ी गाइडेंस अच्छी होती होगी कि क्या कहते हैं, आपको सैटरडे संडे रिवाइज करना चाहिए, वरना आपके पास कंटेंट का ओवरबर्डन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये मेरे को नहीं पता था, मैं तो करता चला गया। अच्छा, जो हो रहा है करना है। इतना बड़ा मेरे वो शीट का वो बन गया, नोट्स के इतने सारे बन गए, इतने इतने वो सेट थे, वो कभी उठाए नहीं दोबारा, वो ऐसे हो गए थे। वो इतना हो गया कि बाद में तो बर्डन हो ही जाता है सर, वो पूरा ऐसे पूरा कंसंट्रेशन के बाद वही क्वेश्चन को उठाना, ऐसे बिना आंसर देखे ये करना, सर वो बहुत बर्डन हो जाता है, पर चैप्टर 400-500 क्वेश्चन करना। पर फिर भी मैंने कोशिश करी कि जैसे आपकी शुरुआत के जो चैप्टर है ना, मतलब कि ऐसे शीट उठा के करनी चाहिए, टॉपर सब ये करते हैं, यही गाइडेंस है, यही करना होता है। ज्यादा रेशियो कर लिया, परसेंटेज कर लिया, बस उसके आगे आज तक करा ही नहीं मैंने दोबारा। पर मैं मतलब मेरा थोड़ा यही अलग है कि मैं प्रैक्टिस के तौर पे करता था। एक मेरा थोड़ा यूं है, डेली मॉक देना है, डेली कुछ हो जाए तैयारी करते हुए। तैयारी कर, ये मतलब पहले ये इतना हो गया था, इसके बाद समझ आ गई थी मॉक के कितने इंपॉर्टेंस है। मैं तो मॉक को 50% मानता हूँ तैयारी का, पढ़ना तो 50, बिल्कुल फैक्ट है। हाँ पढ़ना 50% है, मॉक 50% है। बच्चे समझते नहीं, वो पढ़ने को ही सब कुछ समझते हैं। पढ़ने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, सेक्शन वाइज आप मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे चैप्टर वाइज लगाओ, और फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ। असली तैयारी तो यही है, रिफाइन तो यही होगा। वो ये तो ऐसे है कि पेड़ से आपने लकड़ी काट दी, फर्नीचर जो बन रहा है वो मॉक टेस्ट से, ये सेल्फ प्रैक्टिस और जो आप सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट लगा रहे हो, इसी से बन रहा है। तो फिर गणित में आपके नंबर कितना है प्री में? सर मेरे 49 आए थे। 50 में से 49 नंबर आए। सर वो एक क्वेश्चन भी मेरे को आज तक खटकता है कि 50 क्यों नहीं है, 50 क्यों नहीं है। मैं तो पेपर में बैठ के यूं होता, मेरे 50 क्यों नहीं आ रहे। हाँ,
मैंने उस क्वेश्चन मतलब मैं ऐसे ही करता हूँ स्टार्टिंग में, क्या कहते हैं, पहले मैथ्स करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लगता है अगर अगर तुम पेपर दोगे, तुम मैथ्स के स्टार्टिंग में करोगे, तो जब तुम उसे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में दोगे, तुम्हें ऐसा हो ही नहीं सकता वो क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो, उसकी लैंग्वेज समझ ना आ रही हो, क्योंकि 2-3 बार उसको समझ लोगे तुम्हें पूरा पता है क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्हें आता है या नहीं आता, क्या होता है। तो मैं फर्स्ट राउंड में पहले मैथ ही करता हूँ। अच्छा। फिर जैसे पहले मैथ कर ली, फिर रीजनिंग कर ली, फिर इंग्लिश कर ली, फिर जीएस कर ली, फिर मैथ कर ली, मतलब कि क्वेश्चन छोड़ दिए जो टाइम ले रहे हैं, जो आ सेकंड नहीं राउंड रहे, में बचा कुचा टाइम का। ले रहे हैं, फिर आगे, फिर टाइम बच गया, फिर आगे, ऐसे करता हूँ। तो तीसरी बारी तक तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चा पढ़ ही नहीं पाए उस क्वेश्चन की, उसकी लैंग्वेज समझ में आ रही हो। फिर सर क्या कहते हैं मैंने पहले राउंड में करा तो एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, मेरे को लगा यार ये इतनी लंबी लैंग्वेज है, ये तो टाइम लेगा। मेरे माइंड में वो पीछे माइंड में मेरे ऐसे हो गया कि ये तो टाइम लेगा, पहले वो उसकी क्वेश्चन की वैसे रिप्रेजेंटेशन होगी, तो मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। फिर मैंने दोबारा आया उस पे, पूरा पेपर करके दोबारा आया, दोबारा भी मेरे से एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। मैं तीसरी बार आया, मैं ना करके भी 6 या 6.5 मिनट दिए उस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को 6-6.5 मिनट, जो लोग सेकंडों में करते हैं, पर वो सही है, ऑन प्रेशर वो नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई 50 में से 49 भी अच्छा स्कोर। 49 भी। तो जीएस सीपीयू में जैसे जीएस 50 नंबर की आनी हाँ है, जी, हाँ जी। मैथ भी 50 है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैथ तो बच्चों को पढ़ना पड़ता है, मैथ नहीं पढ़ता तो बच्चों को लगता है कि कुछ पढ़ नहीं रहे। हाँ जी। जीएस कैसे तैयार करी भाई? सर जीएस मैंने अलग-अलग सोर्सेस से करी है। वैसे मैंने जैसे बुक्स होती है, बुक्स भी करी है, एनसीईआरटी भी करी है, जो यूट्यूब पे लोग टीचर्स सीरीज़ भी चलाते हैं, पहले क्वेश्चंस की है वो करे, वहाँ से सारी भी प्रैक्टिस करी है। तो मेरा ओवरऑल बेस ही फाउंडेशन ऐसी बनती चलेगी कि मेरी जीएस स्ट्रॉन्ग होगी। और मेरे को थोड़ी जीएस पढ़नी भी ठीक लगती है, तो ठीक-ठाक नंबर आ गए थे। देखो सच्चाई तो यही है कि सीपीयू में गणित का कोई खास वेटेज नहीं है। ठीक है, पढ़ते ही बच्चे, पढ़ना जरूरी है, बिना हाँ जी। गणित के तो कुछ भी संभव नहीं है हाँ जी, एसएससी हाँ की जी, किसी हाँ भी जी। एग्जाम में। असली वेटेज तो इंग्लिश का ही है। हाँ जी। और इंग्लिश ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत आती है काम चल जाएगा। आपको प्रॉपर वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग, सब पे कमांड होनी चाहिए। हाँ जी। और दिल्ली पुलिस की जो जॉब है, दिल्ली पुलिस एसआई की जो भाई करने वाले हैं, इस जॉब में भी बहुत ज्यादा काम जो है आपको अंग्रेजी में करना पड़ेगा। हाँ जी। जैसे हम यूपी में अगर बात करें तो यूपी स्टेट में जो यूपी दरोगा प्रॉपर हिंदी में काम करता है, वहां के पेपर में अंग्रेजी आती नहीं। वहां के अगर मान लो किसी को बुलाना है, गवाह को कुछ लिखवाना, तो वहां अनुबंध कहते हैं। भाई को तो पता भी नहीं होगा अनुबंध क्या है। ये 20 साल की सर्विस करेंगे नहीं तो भी पता नहीं चलेगा अनुबंध क्या है। ठीक है, क्योंकि इनको जो काम करना है दिल्ली में बैठे राजधानी में, यहाँ इंग्लिश में आपकी जो अच्छी खासी कमांड होनी, हिंदी पे भी, लेकिन हिंदी में आपका रिटन वाला काम ज्यादा नहीं होगा, इंग्लिश में होगा। तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश का वेटेज काफी ज्यादा है। और बहुत सारे जो यूपी वाले बच्चे हैं, राजस्थान वाले बच्चे हैं, बिहार के भी जो बच्चे हैं, वो अपनी जो है स्टेट एग्जाम की, स्टेट एसआई की ज्यादा तैयारी करते हैं। इसलिए इस वाली जॉब में जो दबदबा है वो हरियाणा का। और जो दिल्ली के लोकल बच्चे जैसे भाई है, जिनकी फिजिक बढ़िया, चश्मा लगा हुआ नहीं है, ये तैयारी करते हैं दिल्ली पुलिस एसआई की। तो आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, हाँ जी। बीटेक भी करिए, हाँ जी। लेकिन फिर इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कसक रह जाती है। हाँ जी। एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो इसके हिसाब से इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। कैसे पढ़ी है, किस तरीके से पढ़ी है, और मेंस में आपका कितना स्कोर आया? 185। डिसेंट स्कोर है, बढ़िया स्कोर है। कैसे आया ये? सर मेरी इंग्लिश इतनी वीक थी, मेरे को ग्रामर सेक्शन आज तक कभी समझ ही नहीं आया था। अच्छा। स्कूलिंग में भी, बाद में भी। मेरे को भरी क्लास में 11th या 12th क्लास में मेरी टीचर ने कह दिया था इंग्लिश की कि तेरे से तो 12th पास भी नहीं होगी। मैं अच्छा। बाद में सोचता हूँ ये कितनी ट्रॉमेटिक बात है, बच्चा इमोशनल स्टेटस क्या है, उसका मेंटल स्टेटस क्या है, वो कितना ट्रॉमा मान जाए। आप भरी क्लास में एक बच्चे को कह रहे हो कि तेरे से पास भी नहीं होगी। अच्छा, मेरे को यूं कहा था उनने। लेडी टीचर थी। हाँ। फिर क्या कहते हैं, मेरे को मतलब ग्रामर का ऐसे समझ नहीं आता था, ये ग्रामर के क्या रूल, ये क्या अप्लाई हो रहे हैं, क्या वर्ब, ये मेरे को इतना नहीं आता था। टेंसेस वगैरह मेरे को कुछ नहीं आते थे। पर इस पे पढ़ने में मैंने पूरा ढंग से पढ़ा है। वही मैंने ऑफलाइन जो कोचिंग ली थी उसमें वहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद मैंने जो कमी आ रही है, एक तो मेरा यही था कि रोज मॉक देता था मैं। क्योंकि मैं मानता हूँ अगर आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आप 8-9 घंटे तो दोगे, क्योंकि कंटेंट कितना है, कट ऑफ कहाँ जा रही है, 8-9 घंटे तो बच्चे को देने ही चाहिए। तो उस 8-9 घंटे में से अगर आप 1 घंटे का मॉक और 1 घंटे की उसके एनालिसिस 2 घंटे दे दोगे तो इतना ज्यादा वो नहीं है। पढ़ाई इतना नहीं है, अगर 1-2 घंटे देना बहुत ठीक है। तो मॉक में देता था, मॉक तो ऐसे लगता था नंबर यूं ही आ रहे हैं। इंग्लिश में थोड़े मतलब पहले लगता है बच्चे को, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी आसान थी। पर फिर इंग्लिश प्रॉपर उस पे करने पे आया, बैचेस वगैरह किसी की मतलब यूट्यूब वगैरह से पढ़ लिए। पहले तो ऑफलाइन से थोड़ा बहुत बेस बन गया, फिर
यूट्यूब वगैरह है, कहीं कहीं से वो कर लिए, प्रैक्टिस बैचेस कर लिए, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ी मल्टीपल आपने? सोर्सेस से करे हैं। हम्म, मतलब मेरा थोड़ा यूं है कि और मॉक टेस्ट कंसिस्टेंट हाँ रहे? मॉक टेस्ट कंसिस्टेंट। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, शायद आपके सीपीओ के पेपर के टाइम पे तो नहीं थी वो? नहीं थी सर, थी थी? थी। मेंस के टाइम पे होगी ना? हाँ मेंस के टाइम पे। लगाए थे आपने मॉक हाँ उससे? जी सर लगाया हुआ है। अभी भी सब्सक्रिप्शन है मेरे पास। अभी भी है? हाँ जी। अब तो इतना बढ़िया है भाई, पूरा प्रीवियस ईयर उस पे हमने फ्री डाल रखा है, देखा हाँ आपने? जी, हाँ जी। प्री का भी और मेंस का भी। हाँ जी सर, मैं आपका ये वो देख रहा था, आप थोड़ी जल्दी डाल देते हो। हम्म। जैसे जैसे मेरे को मेंस का करना था ना, तो थोड़ी जल्दी नहीं, सबसे जल्दी। मेंस का करना था ना, तो मेंस पे टाइम पे जैसे जीडी का एग्जाम हो रहा है, कोई से और एग्जाम हो रहा है, उसमें इंग्लिश का आ रहा है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए कहाँ से क्वेश्चन करोगे? तो मैं सर वहीं से टेस्ट रैंकिंग से कर लेता था। टेस्ट रैंकिंग से प्रैक्टिस वही आप पीवाईक्यू फ्री में इंस्टेंट डाल जल्दी रहे हो। हाँ जी, कंटेंट मिल जाता है हाँ मॉक जी, हाँ टेस्ट जी, ना। मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर लो। बहुत सुपर फास्ट है हमारी टीम। हाँ जी, हाँ जी, अभी कोई भी पेपर होगा तो मात्र 2 दिन के अंदर हम उसके टेस्ट डालना शुरू कर देते हैं, हाँ जी, हाँ जी, और बिल्कुल एरर फ्री एकदम सॉल्यूशन के साथ। हाँ जी। तो यही है, मैंने फिर इंग्लिश की यही करा था ऐसे, फिर मल्टीपल सोर्सेज से प्रैक्टिस बैच भी कर लिए। प्री में भी डिसेंट स्कोर था, फिर क्या कहते हैं मेंस में ज्यादा वो था। मैंने अमिन वशिष्ठ सर का भी प्रैक्टिस बैच लिया था। प्रैक्टिस में जहाँ पे भी जो भी टीचर डाल दे वो भी करता रहता था मैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के, हाँ जी, पोटेंशियल है उनमें, हाँ जी, वो अपने आप को कमतर समझते हैं कि भाई हम तो अंग्रेजी कर ही नहीं सकते, हम तो दिल्ली पुलिस एसआई बन ही नहीं सकते, हाँ जी, क्योंकि वो अंग्रेजी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं है। हाँ जी, अगर किसी बच्चे को प्रॉपर बेसिक से इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, पूरी कमांड बनानी पड़ेगी, सीपीओ क्लियर करना है, हाँ जी। तो कैसे वो इंग्लिश की तैयारी करे? सर वैसे तो बेसिक हैबिट में लानी ही चाहिए, जैसे रीडिंग वगैरह लानी चाहिए। करनी पड़ेगी, हाँ। और वो कैब का यूं है, वो कैब डेली करनी ही करनी पड़ेगी। मेरा यूं ही होता था कि कुछ हो जाए, पहले तो वो कैब बिल्कुल समझ ही नहीं आती थी, ये कैसे रट सकते हो तुम, ये कैसे रट सकते हो, करते करते हो जाता है वो। वही उन्हें करे जाओ। जैसे मैंने जब पहले पूछता था ना, मैं वहां पे था, रह रहा था वहां पे मुखर्जी नगर, तो मैं पूछता था, वो कहते थे कि कुछ नहीं है, तू 20-20 याद कर लिया कर और ये हो जाएंगे। मतलब 20 तो सब कर रहे होंगे, तेरी नॉलेज है तो। मैं तो 100 करूंगा, 200 करूंगा, मैं तो और आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं कम टाइम के ओरिएंटेशन में। फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही रिपीट करता रह गया, पढ़ने में समझ नहीं आ रही, फिर भी वो रिपीट पे चले जाती है। रोज वो कैब को टाइम देना ही है, आपको आधा पौना घंटा रोज का देना ही, रिपीट करे जाओगे। सर मेरी बुक के ऐसे चीथड़े उठ गए थे, मैं एक बुक से करता था वो कैब के लिए, तो बुक ऐसे अलग हो गई थी। ब्लैक बुक हो गई है? हाँ हाँ। तो एक मेरे दोस्त ने बुक देखी थी मेरी, वो कहता तेरी बुक को क्या हो गया ये? चिचड़ा दिया। हाँ वो बिल्कुल, मतलब पेजेस ना ऐसे अलग हो जाते हैं अपने आप, पढ़ के ना पेजेस की लेंथ अपने आप बढ़ जाती है, उनके रंग अलग बदल जाते हैं, वो ऐसी बुक हो जाती है। कहता तू ये क्या कर रहा है? पढ़ने वाले बच्चे के साथ है। हाँ जी सोलंकी भाई, हाँ जी। तो कोई बच्चा बेसिक से कैसे सीखेगा फिर इंग्लिश के लिए सर उसको पहले तो डेली प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को रीडिंग हैबिट में भी। हाँ, आप कितना ही कर लो, कि मान लो कि कोई सोचे कि मैं तो इतने लंबा कोर्स है, उसे शॉर्ट ड्यूरेशन में ज्यादा मेहनत करके कर दूंगा, नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा। आपको लगातार 5-6 महीने रीडिंग में उसे डेली हैबिट में लाना ही पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज खेल पे ही होती है मोस्टली। ग्रामर की प्रैक्टिस, अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाता रहे बच्चा तो इनफ है? हाँ जी सर, पीवाईक्यू इनफ है। कोई भी एक, अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, उसके एक नोट्स बना लो, हो सके तो। मेरा क्या था कि मैंने कोर्सेज कर लिए थे, एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, तो मैं जानबूझ के उन्हें कंसाइज बनाता था, जो एक बार ये दिमाग में उतर गई चीज क्यों लिखनी है। क्योंकि आप जब मेन पेपर पे उस पे आओगे, जब आपको दोबारा रिवाइज करने के लिए आपके साथ इतना सारा बर्डन होगा, ये भी रिवाइज करना है, ये भी आपका पीक वीक होगा, जब आपसे रिवाइज ही नहीं होगा, वो आप उसे यूं ही छोड़ के जाओगे, मन में आपके कभी सेटिस्फेक्शन आएगी नहीं, आप यूं ही पेपर देना। हो सके तो धीरे धीरे अपने नोट्स को कंसाइज करते चले जाओ, और वो खुद के लिखे होने चाहिए। तो मैं ऐसी यूं मान लो, एक पेज पे मेरा एक चैप्टर खत्म था, ऐसे 5-6 पेज, यूं मान लो 10 पेज होंगे लास्ट टू लास्ट, 10 पेज में मेरी इंग्लिश खत्म थी, पूरी ग्रामर खत्म थी। उसी में शॉर्ट में लिख लिया, बाद में यूं कर लिया, उन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लिया। क्योंकि नोट्स लगता तो है, उनको मल्टीपल रीडिंग्स में उड़ाओ। एक बार पढ़ लिया, आपको लगेगा नहीं समझ आ रहा, नहीं रटना नहीं है कुछ भी। एक बार ही रीडिंग में अच्छे से समझ लिया कि क्या है, कितना टाइम ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग। यूं कोई फर्स्ट रेस नहीं है कि आपको जल्दी पहुंचना है। आराम से बैठो, जैसे समझ आ रहा है, पहली रीडिंग तो आपको कंज्यूम करनी है जितना आपको टाइम लगे, आराम से, तमीज से, कि क्या कहते हैं,
मेरे को कितना टाइम लग रहा है, ये क्या लिखा है, मैंने क्या आपको प्रॉपरली समझ आ रहा है, सेकंड रीडिंग में आओ दोबारा वो करो क्या रह गया, थर्ड रीडिंग फोर्थ रीडिंग, इतनी परफेक्शन आती है, सारा पता होता है कहाँ पे नोट्स में कहाँ लिखा है क्या लिखा है। सही बात है। हाँ जी। आज एनसीआईबी की एक रिपोर्ट आई है, उसमें टॉप 10 करप्ट सरकारी डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है। हाँ जी तो उसमें सम्मान के साथ पुलिस नंबर 1 पे है। हाँ जी सर। तो हमारे देश में पुलिस नंबर 1 करप्ट डिपार्टमेंट है, ये सरकारी एजेंसी भी मानती है, न्यूज एजेंसी भी मानती है और भारत की जनता भी मानती है। हाँ जी सर। तो कहीं ना कहीं एक दाग तो है पुलिस के दामन हाँ पे। जी सर। तो आप भी दिल्ली पुलिस में एसआई बनने वाले हो, जो कि मैं मानता हूँ पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वाली जो है हो गया आपका सारे स्टेट पुलिस में, और ज्यादा अटेंटिव भी रहना है और सबसे ज्यादा सुविधा भी सरकार आपको देगी। हाँ जी। बाकी किसी स्टेट की पुलिस को इतनी टेक्नोलॉजी, ना इतनी सैलरी, ना इतनी सुविधाएं नहीं मिलती है, ना इतना एक्सेस है उनके पास। तो इस इमेज को सुधारने के लिए आप क्या करोगे, कुछ सोचा है? सर मेरे तो घर वाले भी यूं ही कहते हैं, मेरी मम्मी वगैरह कहती है हम्म, आदमी थोड़ा कमा ले थोड़ा खा ले, हम्म। अभी भी वही हो रहा है, अभी भी वही हो रहा है, क्या आप ज्यादा से ज्यादा कितना कर लोगे। इच्छाएं सीमित रखो और सेवा ज्यादा करो, हाँ। ये पुलिस का पहला धर्म होना हाँ चाहिए। जी हाँ जी। क्योंकि पुलिस की जॉब केवल पैसा कमाने के लिए नहीं हाँ है, जी। सेवा के लिए भी है। पब्लिक डीलिंग में लोग पावर आ जाती है तो लोग उसका मिसयूज करने का वो करते ही हैं। हम्म, पर ये मैं तो अपने लिए मैं क्या कहते हैं प्रॉपर दिमाग स्ट्रेट है मेरा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चेस लोग यूं सोचते होंगे कि सामने से ऑफर हो रहा है या ऐसे कुछ हो रहा है, उनको कोई एक्स वाई जेड कोई भी रीजन से, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम्म, जीरो रखो अपना, सही रहोगे, कॉन्फिडेंस में रहोगे, हम्म, क्या ही तुम कितना ही इकट्ठा कर लोगे, एक खुद सोचो कितना कर लोगे, क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा। हम्म। वो बद्दुआएं तुम्हारे इतना वो कर देंगी, तुम्हारा इतना तुम्हारी खुद ही वो बेकार इस कर इस लाइफ। अब मैं ही एक केस ही देख रहा था कि एक एसआई ने एक गैंग रेप के आरोपी को उसका नाम एफआईआर में से हटाने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। अब जिस पीड़िता पे वो गुजरी होगी, एसआई तो वो पकड़ लिया। आजकल तो काफी एक्टिव हैं ये एंटी करप्शन, और जो है ये हाँ जी। सीबीआई वाले बहुत बहुत डेली पुलिस वाले इस तरीके से पकड़े जाते हैं। तो उस पीड़िता की क्या हाय नहीं लगेगी, वो बद्दुआ नहीं लगेगी? हाँ वो जी सर। बद्दुआ ऐसी है कि उस इंसान पे भी बीतेगी जो पुलिस वाले ने गलत किया, उसके बच्चों पे भी बीतेगी और उसके परिवार पे भी बीतेगी। ऐसे पुलिस वालों का परिवार फलता नहीं है जो लोगों को ज्यादा ही परेशान कर देते हैं। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप ईमानदारी से काम हाँ जी करोगे। सर। हाँ ये जी वादा है सर। मुझसे? हाँ जी वादा सर, करो भाई। बिल्कुल वादा है सर। वादा है। हाँ जी सर। ईमानदारी से हाँ जी सर। कम खा लेंगे लेकिन ईमानदारी की हाँ नौकरी जी। करेंगे। थोड़े उसमें भी गुजारा होना है, उसमें भी गुजारा होना है, क्या वो एक्सट्रीम कुछ होना ही नहीं है। और हेल्थ इसी तरीके से मेंटेन हाँ करके जी रखना। सर। जब का 4-5 साल मिले बाद मिले तो मुझे ऐसा ना लगे भाई कि जैसे पुलिस वालों की टोन मोटी हो जाती है, मुझे भाई फिट ही चाहिए। नहीं नहीं, फिट ही रहूंगा। अच्छी बात है। बहुत से बच्चे जैसे 5300 आप लोग सिलेक्ट हुए, आप तो टॉपर्स की हाँ जी श्रेणी सर। में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो 0.5 1 या 2 नंबर के मार्जिन से रह गए, हाँ जी सर। उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि लक है, ऐसा नहीं कि रैंक 1 को आपसे ज्यादा नॉलेज होगी। रैंक 1 रैंक 36 सब ये सब लगभग हाँ सर बराबर ही है, कोई बराबर। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो बेचारे थोड़े से मार्जिन से रह गए, वो आगे कैसे अपने आप को मोटिवेट करके तैयारी कर पाए? सर मेरे को तो थोड़ा मतलब मैं अपने आप को यही मोटिवेट करता था यही उससे कि वैकेंसीज आनी है, लिस्ट लगनी है। 5300 वैकेंसी आई है तो 5300 रनिंग मार के बच्चे सिलेक्ट होंगे। होंगे ही होंगे। उसमें मैं कर पाता हूँ कि नहीं, हाँ यही उसमें। बहुत बड़ा मोटिवेशन लाइन है। हाँ उसमें तुम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो, उस लिस्ट में आने के लिए कैसे करते हो, वही आपके लिए वो है। बाकी आपकी एक अंदर थोड़ी तपस्या की वो थोड़ी जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ मेरे को चाहिए, थोड़ी तो आग होनी चाहिए कि वो करनी चाहिए, वर्दी पहनने की, वर्दी पहनने की, या फिर कोई सेवा और जो करने की। हाँ। सेवा करने की, या फिर जॉब लेने की। आपको भी पता है कि आप वही चीज कितनी बार रिपीट कर पाओगे। बिल्कुल सही बात। वही दोबारा पढ़ने के लिए बच्चे के ऊपर बहुत बर्डन हो जाता है, वही पढ़ रहे हैं। मेरे कुछ हो जाता है, मैं प्लस माइनस पढ़े जा रहा हूँ कि कब तक पढ़ूंगा मैं प्लस माइनस। पर फिर वही है, आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा, दोबारा करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार शुरू कर लिया, मन में एक बार क्लियर हो गया तो लेके हटो। फिर ये क्या है कि हट रहे हो, नहीं कर रहे हो, मोटिवेशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब कुछ नहीं होता। एक बार अगर सोच मुझे जॉब चाहिए, मेरा हाँ, मन है और करना है। हाँ करनी है ले लो। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि सीपीयू का एसएससी का जो एग्जाम होता है, बच्चे नेगेटिव हो जाते हैं ना, सीटें बिक जाती हैं, कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है, पैसे दे के सिलेक्शन हो जाता है। सीपीयू का एग्जाम बिल्कुल नीट एंड फेयर तरीके से होता है, नीट एंड फेयर।
हाँ, रिजल्ट बनाने में 1-2 बच्चों के साथ जैसे गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर एसएससी की तरफ से प्री का पेपर और उसके बाद फिजिकल, बेस्ट फिजिकल लिया जाता है। यहाँ पे बिल्कुल रत्ती भर की जो है गलती वहां पे बर्दाश्त नहीं होती है, और बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इसको कराते हैं। उसके बाद आपका मेंस में इंग्लिश आते हैं 200 नंबर की, नीट एंड क्लीन पेपर होता है। तो सीपीओ वाले बच्चे जो तैयार, जिनका फिजिक अच्छा, चश्मा वगैरह लगा नहीं है, इस एग्जाम पे ट्रस्ट करके हर साल 4-5 हजार 6 हजार तक वैकेंसी आती हाँ है। जी सर। इसमें सीआरपीएफ एसआईबी है, सीआईएसएफ एसआईबी है, दिल्ली पुलिस एसआईबी है, बीएसएफ एसआईबी है। बढ़िया से आप तैयारी कर सकते हो इस एग्जाम के लिए। और जो खासकर दिल्ली के और हरियाणा के बच्चे हैं, उनके लिए तो इससे बेहतर मैं जॉब नहीं मानता कि लड़के की फिजिक बढ़िया है हाँ कि जी नहीं भाई? हाँ जी सर। अच्छा, कोई बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के सोच रहा है, तैयारी करने की सोच रहा है, हाँ जी क्योंकि सर। अब ग्रेजुएशन करके बच्चे आएंगे फरवरी मार्च के बाद, हाँ जी सर। है ना, कुछ सीजल की तैयारी करेंगे, कुछ सीपीयू की तैयारी करेंगे। बच्चों को किस तरीके से सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें कि 1 साल के अंदर उनको ये जॉब मिल जाए? सर पहले एक आपके पास थोड़ी गाइडेंस होनी चाहिए। पहले हो सके तो आप सीधा घुस मत जाओ। ठीक है, 1-2 हफ्ते आराम से बैठो, रिसर्च करो। रिसर्च करो। हम्म, क्या कैसे होता है, क्यों नहीं होता, टॉपर्स क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, कितना जॉब क्या करना। प्रोफाइल क्या, सब कुछ। हाँ जी, सर पूरा आराम से बैठो, क्योंकि एक बार शुरू हो गए तो शुरू हो ही जाओगे फिर। ये बहुत सही बात की, बच्चे बिना रिसर्च के करने लगते हाँ हैं जी। और वो सोचते हैं हमें कोई आके बताएगा। क्यों गाइडेंस की जरूरत है? इंटरनेट पे सब कुछ है, हाँ जी सर। खुद से रिसर्च करो। ठीक है, उसके सर बाद? मेरे साथ तो यूँ भी होता था, जैसे मैं 1-1.5 साल मेरे को हो गया अभी तैयारी। अभी मेरे को इसके लिए 1-1.5 साल, करीब 2 साल के करीब लगे थे मेरे को, क्योंकि पहला अटेम्प्ट शुरू हो गया था। मैं जब भी अपना माइंड ओरिएंट करता था, गाइडेंस की वीडियो देखता था। अच्छा, क्योंकि आप ऐसे लोगों से हो जाता है, बच्चा एस्पिरेंट होता है, वो ऐसे लोगों से बात नहीं करता। घर वालों को मतलब थोड़ा वो कन्वे नहीं हो पाती बातें कि आपकी माइंडसेट क्या है, आपके सेटबैक्स क्या है, आप किन कठिनाइयों से फेस कर रहे हो। तो मैं फिर भी ये गाइडेंस की वीडियो देखता था, चाहे मेरा सब कुछ हो रखा है, क्योंकि माइंड ना एक ओरिएंट होना चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे क्या लोग करते हैं और कैसे मिलता है। क्योंकि एक बार आपको गेम समझ आ गया ना, ये गेम है, तो फिर आप पेपर क्लियर करते चले जाओगे सारे। वो गेम समझने की बात है कि आप लोग क्या करना होता है और आप कितना कर रहे हो, ये होता है। तो किसी बच्चे को पहले तो 1-2 हफ्ते प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, कि कैसे क्या करना है, मेरे को किस टॉपिक पे पहले इंटरेस्ट है तो उसको ही कर लो, अगर आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट। क्योंकि जो फ्रेश माइंड होता है ना, वो सबसे बेस्ट माइंड होता है। बिल्कुल। जैसे जैसे उसमें डेटा पढ़ता है ना, वो करप्ट हाँ। होता जाता है। फ्रेश माइंड में आप नए नए डाटा कंज्यूम करते हो, आपको बहुत आसान होता है पढ़ना। बिल्कुल। रिपीटर्स को बर्डन लगता है कि हमें पढ़ना क्यों पड़ रहा है दोबारा। हाँ, हाँ, फ्रेश माइंड में तमीज से बैठो, 5 या 6 दिन हफ्ते के पढ़ो, जितना भी आपका दिमाग हो, और एक दिन कुछ मत करो, कम पढ़ो, बस वो रिवाइज कर लो। बिल्कुल। ये गाइडेंस, ये वाली तो सबसे कम ही होती है। लोग इतनी 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 चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, रिवीजन करते कभी हैं। हाथ ही नहीं लगाते उनके, वो यूं की यूं रखी रहती है। रिवीजन करनी ही करनी है। एक दिन उसे तमीज से बैठ के पढ़ लो, अगली बारी जल्दी रीडिंग उतार दो। अब लोग सोचेंगे हमें बार बार मल्टीपल रीडिंग करनी पड़ेगी, बार बार ये करनी पड़ेगा, पर वो बाद की रीडिंग्स में ना ऐसे पन्ने पलटते हैं, बस यूं जाता है यूं जाता है, क्या नहीं फंस रहा क्या नहीं फंस रहा, ऐसे जाते हैं पन्ने। तो वही है, आपको 5-6 दिन पढ़ना चाहिए, एक दिन रिवीजन करनी चाहिए, और सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना, सारे सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। आपको कोर्स ले लेना चाहिए किसी का, जिससे आप कंफर्टेबल हो। पहले जो आपको यूट्यूब पे ये मैं स्टार्टिंग के बता रहा था, उसे 1-2 हफ्ते में अपने टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठा लो, जिस टीचर के साथ कंफर्टेबल हो, जिससे 1-2 क्लासेस ले लो, कोई भी सब्जेक्ट की कुछ भी ले लो, जिससे आपकी सही बैठती हो, जिसको लगता हो जिसके कंटेंट में भी दम हो। हाँ, कंटेंट में। बहुत से बच्चे ऐसे, टीचर की बात अच्छी लग रही है, वाइब अच्छी लग रही है, लेकिन कंटेंट में दम नहीं है। हाँ जी। वो आपको उस लेवल का पढ़ा नहीं रहे, वो उससे आप मूर्ख बन रहे हो फिर। हाँ जी। टीचर्स का सबसे पहले क्या देखना है? कंटेंट, कि बढ़िया उस एग्जाम लेवल तक का पढ़ा रहा है कि नहीं। हाँ जी। ठीक है। फिर ये आप बैचेस ले लो, हर सब्जेक्ट के आपको लग रहा है बैचेस से कैसे करना है, उसको बैच को प्रॉपरली तमीज से पूरा कंप्लीट करो। पूरा करना है, पूरा करना ही करना बैच है। लेने से बच्चे का जिम्मेदारी भी बढ़ती है और रिदम बन जाता है, उसके पास टारगेट फिक्स हो जाता हाँ, है। टारगेट फिक्स हो यूट्यूब जाता पे तो मल्टीपल को है, हाँ, दुनिया भर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं। खत्म ही नहीं कर पाओगे, क्या खत्म कर पाओगे इस कंटेंट को, बैच को ही में खत्म कर लोगे। यूट्यूब अगर आपने सिलेबस की अच्छी समझ कर ली तो प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया, हाँ, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। वो बैच में वैसी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, हाँ जी। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया प्रैक्टिस होगी। हाँ, उसमें मिक्स क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन वगैरह। हाँ, बैच आप चैप्टर वाइज टाइप वाइज सीक्वेंस में पढ़ोगे, मिक्स्ड प्रैक्टिस कहाँ होगी? यूट्यूब पे। हाँ,
फिर वही अपने बैच को प्रॉपर्ली कंप्लीट करो तमीज़ से, क्योंकि सिलेबस एक बार ही होता है, वो दोबारा नहीं होता है। अगर आप सोचोगे कि बाद में कर लूँगा, वो बाद कभी नहीं आती है। बिल्कुल सही बात। पूरा कर लो कि ये छोड़ दिया कि मेंस के टॉपिक है, इन्हें बाद में कर लूँगा, इन्हें ये कर लूँगा, नहीं, पूरे करो, कंप्लीट करो। फिर उसकी शीट रिवाइज़ करो मल्टीपल टाइम, उसी क्वेश्चन को करो, प्रैक्टिस से ही बनते हैं। और मेरा थोड़ा यही था कि अगर आप 60-70% कर लेते हो तो मॉक दो। 60-70% सिलेबस के बाद ही आपने मॉक लगाना शुरू हाँ कर जी, दिया? हाँ जी। डेली मॉक लगाते थे? कितने मॉक लगा डाले होंगे भाई? सर 100 से प्लस ही लगाए होंगे। 100 तो छोटा नंबर है, 200-300 तो पता नहीं। बाप रे! मेरे फिर दूसरा अटेम्प्ट हो गया था ना, फिर तो टाइम ज़्यादा वो हो गया था। 200 क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप 100 दिन पीवाईक्यू तो सारे लपेट दिए होंगे। हाँ। उसके अलावा नए मॉक्स भी आपने किसी के नहीं छोड़े होंगे। नहीं। सब जो फ्री तो मिल जाए, जिसकी मिल जाए। हम्म, 1-2 टेस्ट सीरीज जैसे आपकी होगी, तो टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करनी है ऐसे। तो उसकी एनालिसिस भी करते थे। हाँ, या एनालिसिस पे भी ऐसा कोई बर्डन नहीं है कि आपको जब ही करनी है। ठीक है। आपने मॉक दिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एनालिसिस करनी है, क्योंकि फिर बच्चों का वो और टाइम एक्सटेंड हो जाता है। वो एक घंटे में एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वो 1 घंटे और वो उसमें लगेगा, तो उनके 1 या 1.5-2 घंटे चले जाएंगे एनालिसिस में। रिलैक्स कर लो, कुछ पढ़ लो, जो मन हो वो कर लो, बाद में कर ले। हाँ, तो एनालिसिस आप उसका बेशक बाद में कर लो, पर मेरे को लगता है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप 100 दिन के लिए 100 मॉक दो, 10,000 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो गए। 100 दिन कितने होते हैं? 3 महीने कुछ। 3 महीने में 10,000 क्वेश्चन आपके टाइम वाइज प्रैक्टिस हुए हैं। आप टाइमिंग आपको बनानी आ रही है, टाइमिंग की बहुत रोल होती है। और 10,000 क्वेश्चन में तो एसएससी पार है। पार है। तो आगे आपको कोई एग्जाम नहीं देना है एसएससी का? नहीं। ये इनकी ड्रीम जॉब थी, ड्रीम जॉब इनकी मिल गई। दिल्ली पुलिस एसआई, दिल्ली के दिल्ली सिलेक्टेड है। एक ब्लिस परम आनंद है। घर में रह के होम पोस्टिंग, दिल्ली पुलिस एसआई, मनचाही जॉब, इससे ज्यादा इंसान को क्या चाहिए। बस एक उम्मीद करूंगा, अभी तो भाई की एज बहुत छोटी है, 4-5 साल सिंगल लाइफ एंजॉय करें और सर्विस को अपना समय दें, पुलिस सेवा को अपना समय दें और अपनी पर्सनैलिटी को भी निखारें और ईमानदार बने रहें। हाँ जी सर। ठीक है, ये वादा हमसे करो, ईमानदार बने रहना। हाँ जी सर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए।